मेरे दोस्त कुछ फॉल्ट हो जाने के कारण समय थोड़ा चला गया, आपका लॉस। अब क्या है, आपको देख एक बात, क्या मैसेज देना है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो मैसेज आपके यहाँ है, जैसे ये यूपीएससी है, हम आपको पहले बताए थे, और एक होता है यूपी ट्रिपल एस। यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे ही आपका लॉकडाउन खत्म होगा, जैसे ही आपका लॉकडाउन खत्म होगा, वैसे ही यूपीएससी से 5200 पदों का ऑनलाइन होना प्रारंभ हो जाए, जिसका पद का नाम क्या है, लेखपाल। लेखपाल की वैकेंसी तुरंत आपकी 5200 निकलेगी। अब इस 5200 लेखपाल के पद में आपको पहले से ही पढ़ के तैयार करना है। पढ़ना क्या है आपको इसमें, इसका सिलेबस क्या है लेखपाल का, देख लीजिए। लेखपाल का सिलेबस में आपका आता है हिंदी रहेगा, इसके बाद रीजनिंग रहती है, रीजनिंग, इसके अलावा मैथ आपका थोड़ा बहुत रहता है। इसके आगे आप जाएंगे तो जीएस प्लस जीए प्लस जीके, और इसके अतिरिक्त जो रहता है वो ग्रामीण विकास का जीके रहता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपको देखना ये है कि हमें ग्रामीण विकास का जीके जीएस पढ़ना है, मैथ्स लगाने हैं, रीजनिंग और हिंदी में हमें ज्यादा फोकस देना है। क्योंकि दोस्त रीजनिंग और हिंदी में यदि आप ज्यादा फोकस नहीं देंगे तो आपका क्या होगा कि आप हिंदी से जितने क्वेश्चन पढ़ेंगे उतने क्वेश्चन टोटल कर लेंगे, और आप रीजनिंग के जितने क्वेश्चन पढ़ेंगे उतने क्वेश्चन टोटल कर लेंगे, और मैथ के जितने क्वेश्चन रहते हैं नॉर्मली तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, प्रॉब्लम यहाँ होती है जीके जीएस जीए कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, कैसे कंटेंट नहीं पूछा जाएगा। तो इसको कराने की गारंटी हमारी है जीके जीएस में। अब सवाल ये बनता है कि आप इसका पहले से ही ऑनलाइन क्लासेस हमने योजना बनाई कि बच्चों को कुछ घर बैठे हैं, आप भी हम भी बैठे हैं, तो कुछ आपको भी मिल जाए, फायदा हमको भी मिल जाए। तो आपको ऑनलाइन सबसे पहले हिंदी में हम बात करेंगे 1 घंटे की क्लास में, फिर 1 घंटे की क्लास रहेगी रीजनिंग, यानी 2 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा। तो बात करते हैं अब हिंदी के बारे में। आपको चलिए हम लोग हिंदी के बारे में बात करते हैं। तो जो लेखपाल है, लेखपाल में जो हिंदी पूछी जाती है, लेखपाल में जो हिंदी 5200 पद आ रहे हैं, 5200 पदों की वैकेंसी रहेगी जो खाली पद है। इसमें आपको सिर्फ पूछा जाएगा कि हिंदी में जो फंडामेंटल के क्वेश्चन होते हैं, फंडामेंटल क्या होता है, एक हिंदी का जो सिलेबस एक प्रकार से बताया जा रहा है, किसका बताया जा रहा है, लेखपाल वैकेंसी की सिलेबस से बताया जा रही है। इसमें फंडामेंटल रहता है, फंडामेंटल के आगे आप आते हैं तो वर्णमाला बताया जाएगा आपको, वर्णमाला के आगे आप जाएंगे इसमें शब्द होता है, शब्द में हमारा 2 है, आपको हम पढ़ाए भी हैं थोड़ा बहुत, एक सार्थक होता है और एक होता है निरर्थक शब्द होता है। सार्थक शब्दों को डिवाइडेशन किया गया है अनेक प्रकार से, जैसे हम कहते हैं कोई होता है रूढ़ शब्द होता है, योग रूढ़ शब्द होता है और यौगिक होता है। तो इसमें हम कहेंगे कि ये रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ शब्द किसके आधार पे है, तो बनावट के आधार पे बताया जाएगा। तो आपको बनावट के आधार पे, फिर उसके आगे आप आते हैं तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद पूछे जाते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पे आपको बताते हैं कि जिसमें आप तत्सम बोलेंगे, तत्भव बोलेंगे, और उसके आगे आप कहेंगे कि देशज शब्द होता है, इसके आगे आप कहेंगे कि विदेशज शब्द होता है, इसको एक हम अतिरिक्त रखते हैं संकर शब्द, संकर शब्द होता है। आपका ये हिंदी का ही पूरा सिलेबस है। इसके आगे है आपका, जाएंगे तो संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होते हैं, प्रविशेषण क्या होता है, लिंग क्या है, वचन क्या है, लिंग वचन,
पुरुष। अब यहाँ पे एक पुरुष जो है कि संज्ञा के अंदर आती है और एक पुरुष आपकी जाति के अंदर आता है। तो इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे लिंग वचन हो जाएगा। फिर आएंगे आपका एक होता है कारक होता है, कारक के बाद आपका एक अव्यय होता है, अव्यय के आगे जाएंगे तो निपात होता है। निपात से एक सवाल यूपीएससी के द्वारा से किया जाता है। उसमें पूछा जाता है कि निपात में जैसे कोई भी आप रस छंद अलंकार या सोठा पढ़ रहे हैं तो उसमें कैसे बताया जाएगा कि आपका निपात का प्रयोग कहाँ पर किया गया है। ठीक है मित्र, इसके आगे हम बात करते हैं, ये भी हिंदी का सिलेबस के बारे में ही बात हो रही है। इसके आगे जाएंगे तो आपका अनेकार्थी शब्द का नाम आप सुनते हैं कि अनेकार्थी शब्द क्या है, समानार्थी शब्द क्या होता है। फिर हम जाते हैं तो संधि से सवाल आना स्टार्ट होता है, संधि क्या है, समास क्या होते हैं, छंद क्या होता है, अलंकार क्या होता है। इसके आगे आप जाएंगे तो क्या होगा, पर्यायवाची से सवाल आना स्टार्ट होगा, पर्यायवाची क्या है। विलोम शब्द से सवाल आते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं। फिर आगे आप पढ़ेंगे तो आपका आता है लोकोक्तियां। लोकोक्तियां एक होता है और एक होता है मुहावरा। लोकोक्तियां और से सवाल पूछे जाते हैं। तो लोकोक्तियां मुहावरा के अतिरिक्त आप जाएंगे तो पूछा जाता है कि साहित्य के लेखक एवं उनकी प्रमुख रचनाएं एवं उनके प्रमुख नाटक कृतियों के नाम पूछे जाते हैं मित्र। तो ये आपका जो है कि हिंदी का सिलेबस, यानी हिंदी के बारे में हमको इतने सारे बातों को पढ़ना है। एक एक पॉइंट में एक एक हजार सवाल पूछे जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आप फंडामेंटल पढ़ लिए हैं तो फंडामेंटल के अगर 500 क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, ये 500 क्वेश्चन के अलावा आपका कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है। आपको जब भी पॉइंट पूछा जाएगा तो किसी के अंदर से ही पूछा जाएगा सवाल, पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसे कोई भी बात हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बात को समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे सवाल को हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कर पाएंगे या नहीं। तो आपको क्या है कि जैसे ही आपको यदि फंडामेंटल या वर्णमाला या आपको शब्द कुछ भी पढ़ाया जा रहा है तो सबसे पहले उसका ऑनलाइन क्वेश्चन हम खुद आपसे पूछेंगे। क्वेश्चन जैसे हमने आपको फंडामेंटल पढ़ाया है, फंडामेंटल की यदि हम क्वेश्चन आपसे करेंगे तो आप उसके जवाब दे सकते हैं। जैसे हम कह दें कि हिंदी की जननी कौन है तो आप इसके सवाल के जवाब दे सकते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखा गया है, आप इसके सवाल के जवाब दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखकर थोड़ा बता दें आपको, क्योंकि हम थोड़ा बहुत आपको पढ़ाए हैं, जो भी हमारे पास बच्चे हैं 8-10, हमें उसी में संतुष्ट। ठीक है दोस्त, तो आपको हम पूछते हैं थोड़ा सा फंडामेंटल के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि फंडामेंटल जो हम पढ़ाए थे आपको उसमें कितने सवाल आ रहे हैं। जैसे मेरे मित्र देखिए, जैसे हमने आपको बताया था कि हिंदी है तो हिंदी पे पहला सवाल था कि हिंदी की जननी क्या है। तो आपको इसके जवाब पता है कि हिंदी की जननी आपको बताई गई संस्कृत भाषा का कहा जाता है। और हमने कहा संस्कृत दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है लौकिक संस्कृत और एक होती है अलौकिक संस्कृत। ठीक है मित्र, अलौकिक संस्कृत होता है, ये आपको पता है। फिर इसके बाद आपको बताया गया था कि हिंदी किस लिपि में लिखा गया है। तो हिंदी आपको बताया गया था हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। सवाल ये उत्पन्न होता है कि देवनागरी लिपि का विकास जो है किस लिपि से किया गया है। तो आपको देवनागरी लिपि का विकास बताना है कि देवनागरी लिपि का विकास जो हुआ है ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मणी लिपि से। अगर पूछा गया ब्राह्मणी लिपि का विकास किस लिपि से किया गया है, तब आपका सवाल का जवाब रहेगा खरोष्ठी लिपि से किया गया है। सवाल ये उत्पन्न होता है कि ब्राह्मणी लिपि जो है, आपको ब्राह्मणी लिपि का सवाल पूछा जाएगा तो खरोष्ठी का पूछा जाएगा तो देवनागरी का जवाब देंगे। इसके अलावा आपका सवाल पूछा गया था कि देवनागरी लिपि में अन्य भाषाएं जो लिखी गई थी प्रमुख रूप से वो 3 बताई गई, जिसका नाम हमने आपको बताया था। एक है नेपाली और एक होता है मराठी।
मराठी का सवाल पूछा गया था कि मराठी जो है किस लिपि में लिखा, देवनागरी लिपि, हाँ मराठी, वो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। बच्चों को अक्सर ये लगता है कि मराठी देवनागरी लिपि में नहीं हो सकती, लेकिन मराठी देवनागरी लिपि में भी लिखा गया है। और तीसरा आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि हिंदी का जो अध्यक्ष का नाम हम आपको बताया था, तो हिंदी की अध्यक्ष का नाम बताया गया था बीजी खेर है, बीजी खेर है। अब इसके अतिरिक्त आपको सवाल बताया गया था कि हिंदी का प्रस्ताव भारतीय संविधान में किसने रखा था, तो हिंदी का प्रस्ताव भारतीय सरकार। हम देखते हैं बातों को समझते हैं तब उसको क्या करते हैं कि आप जितने मैटर, जितने फैक्ट आपके पास अवेलेबल रहेंगे या पास में आप रखे रहोगे, उतने ही आपके पॉइंट मजबूत होता रहता है, उतना ही आयोग जो होता है वो क्वेश्चन आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप कितने बेहतरीन तरीके से सोचकर सवाल के जवाब दे रहे हैं। अगर आयोग हम चाहते हैं कि देवनागरी लिपि में हिंदी लिखा गया है, बात यही हो जाती है, खत्म मिलते। लेकिन आपको ये भी बताया जा रहा है कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी से हुआ और ब्राह्मणी लिपि का विकास खरोष्ठी से हुआ। तो यहाँ पे पूरे पैटर्न को आप समझ चुके हैं। अब चाहे वो देवनागरी का पूछे, चाहे ब्राह्मणी का, चाहे खरोष्ठी का, आप तीनों चारों बातों को समझ गए हैं, पढ़ लिए हैं। इसके अतिरिक्त सवाल बनेंगे तो आपको बताए जाएंगे। यहाँ पे अब जितना सवाल बनता है, जितने फैक्ट, अगर नए फैक्ट आते हैं आपको तुरंत क्लास में बता दिया जाता है या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया जाता है या किसी न किसी के माध्यम से हम आप तक वो बात को पहुंचाना हमारा काम। ठीक है, तो प्रस्ताव किसने रखा था, तो प्रस्ताव रखने वाले का नाम हमने आपको बताया था स्वामी गोपाल आयकर ने सबसे पहले प्रस्ताव रखा था भारतीय सरकार ने। इसके अतिरिक्त सवाल बनते हैं कि हिंदी जो है आपका हिंदी में पूरे विश्व स्तर से देखा जाए तो विश्व स्तर से हिंदी का अगर स्थान पूछ दिया जाए तो विश्व स्तर से हिंदी का स्थान पूछा जाएगा। तो विश्व के तो आपका पहले अभी ये चौथा नंबर पे था, लेकिन इसके मात्र एक माह 4 नंबर पे था, फिर अपने स्थान पे ही आ गया तीसरे नंबर। यानी कि आपको पूछा जाएगा विश्व में हिंदी कितने स्थान पे है, तो तीसरे नंबर पे। सवाल ये उत्पन्न होगा कि पहला नंबर कौन सा है, तो पहला नंबर आपकी है चीनी भाषा, और दूसरा नंबर पूछा जाएगा कौन सा है, तो दूसरा है आपका अंग्रेजी भाषा। जैसे हमने आपको यहाँ पे लिपि के बारे में ज्ञान दिया है, उसी प्रकार से अंग्रेजी की लिपियां हमें आती हैं। जैसे हम यहाँ पे बता सकते हैं, ये जैसे लिपि हो गया मित्र, तो लिपि में आपको पूछ दिया जाएगा कि अंग्रेजी जो है किस लिपि में लिखा गया है, तो आपको बताया थे रोमन लिपि में अंग्रेजी लिखा गया है। इसके अलावा आपको पूछा जाता है उर्दू किस लिपि में लिखा गया है, उर्दू आपको बताएंगे कि फारसी लिपि में लिखा गया है। इसके अलावा एक सवाल पूछा गया था पंजाबी किस लिपि में लिखा गया है, तो पंजाबी आपका लिखा गया है गुरुमुखी लिपि में। यानी कि आपके सवाल के जवाब यहाँ पे है। पूछा जाएगा हिंदी के अलावा अगर पूछ दिया जाए कि अंग्रेजी किस लिपि में लिखा गया है, तो बताएंगे कि अंग्रेजी रोमन लिपि है। पंजाबी किस लिपि में पूछा गया है, तो पंजाबी आपका बता दें यहाँ गुरुमुखी लिपि। उर्दू किस लिपि में है ये पूछा जाएगा, तो उर्दू आपका फारसी लिपि में लिखा गया है। आप आगे बढ़ेंगे तो हिंदी का आपका पूछा गया था यूपी SSC PCM 2014 की एग्जाम में, लोअर सबऑर्डिनेट सेकेंड मतलब इत्यादि एग्जामों में पूछा जाता है। बार बार सवाल आते हैं क्योंकि फैक्ट एक ही है, सवाल बनेंगे तो यहाँ से ही बनेंगे, बाहर से बन नहीं सकते मेरे मित्र। हम बार बार एक ही बात बता रहे हैं, ये GS का पॉइंट नहीं है कि सवाल चेंज हो जाएंगे, हमको सवाल हम पढ़ रहे हैं कुछ और आ रहा है कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। आप हिंदी रीजनिंग मैथ में जितना पढ़ोगे उतना ही सवाल पूछा जाएगा, बाहर नहीं पूछा जाएगा। हाँ, सवाल कोई एक हम जिस माध्यम से बता रहे हैं उस माध्यम से ना पूछ करके वो एंगल को चेंज करके पूछेगा, इससे अधिक वो कुछ ज्यादा नहीं कर सकता है। तो आपका एक माइंड है, आप सोच सकते हैं। आइए हम बात करते हैं सही क्रम में। तो सही क्रम है आपका क्या है, पाली है। पाली के बाद आपका आया प्राकृत, प्राकृत के बाद आपका आया अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आया आपका अवहट। यानी कि हिंदी का सही क्रम पूछा जाता है
पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। अगर मित्र ऑप्शन ए बनेगा तो आपका ये होगा। अगर हम कह दें ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन रहेंगे, ए रहेगा, बी सी डी, चार ऑप्शन आपको अवेलेबल रहता है। तो चार ऑप्शन में सही क्रम सिर्फ एक ही ऑप्शन का रहता है, बाकी तीन ऑप्शन के आपके सवाल के जवाब गलत रहते हैं। जैसे हम ऑप्शन बनाए यहाँ पे प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट, गलत हो जाएगा। दूसरा बना देंगे अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, अवहट, ये भी गलत हो जाएगा। हम कहते हैं अवहट, अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन वही सही होगा जिसमें सही क्रम रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखे हैं आपके सामने पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। ये सही क्रम, ये सही सीक्वेंस में हम जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सवाल पूछे गए हैं कि हिंदी, जैसे हमारे भारतीय संविधान, संविधान को आप हर बच्चा जानता है भारतीय संविधान के बारे में। तो संविधान को आप जानते हैं, संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। अब इसमें जब बनकर भारतीय संविधान तैयार हुआ तो उस समय कुल अनुच्छेद की संख्या 395 थी। वर्तमान में आप देखेंगे तो 444 है। कुल हम करेंगे भाग की संख्या, तो भागों की संख्या हमारा जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उस समय भी 22 है और वर्तमान में भी 22 ही है। लेकिन हम बात जब करते हैं अनुसूची की बात, तो अनुसूची की बात जब हम करते हैं तो अनुसूची की बात जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उस समय केवल हमारे पास 8 ही अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान टाइम में हम देखेंगे तो हमारे पास कितनी अनुसूचियां हो गई है, 12 अनुसूची हो गई। यानी कि भारतीय संविधान एक लचीला संविधान है जो आवश्यकता पड़ने पर ये क्या करता है, अपने आप को चेंज करता रहता है, बदलता रहता है। जैसे 8 अनुसूची थी मेरे पास, यानी कि सवाल उत्पन्न होता है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में संशोधन अधिनियम पारित करके इनको जोड़ा गया है। तो यानी कि आवश्यकता पड़ती है जोड़ते हैं, जैसे सेक्शन को आवश्यकता पड़ती है बाहर निकाल देते हैं, यानी इत्यादि का हम बात करते हैं। यहाँ पे तब सवाल उत्पन्न होगा कि भारतीय संविधान, मित्र मिटा के बताते हैं आपको। आप लोग बातों को सुनिए, कुछ पॉइंट अगर नोट्स करना है तो नोट्स भी कर सकते हैं। हम तो हैं हालांकि नहीं सामने, अन्यथा हम आपको तुरंत वहीं रोक देते, ब्रेक मार देते। तो आप लिखना चाहेंगे कुछ पॉइंट तो लिख सकते हैं जो भी बच्चे हैं। जैसे हमने कहा हिंदी का उल्लेख भारतीय संविधान में, यानी कि इसका उल्लेख हिंदी का उल्लेख भारतीय संविधान में किस भाग में किया गया है, तो भाग नंबर आपको पता है कि भाग नंबर 17 में किया गया है। भाग नंबर 17 में ही कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल हो जाएगा कि भारतीय संविधान के भाग नंबर हो गया, अब भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है, तो अनुसूची पूछेगा तो अनुसूची नंबर 8वीं में हिंदी शब्द का उल्लेख मिलता है। इसमें भी कहा जाता है कि कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जो 22 भाषाएं होती। अगला है आपका किस अनुच्छेद में हिंदी शब्द का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद पूछा जाएगा। आपको पता है कि अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर के 351 के बीच में हिंदी शब्द का उल्लेख किया गया है। यानी अगर पूछा, सिर्फ इतना पूछा जाए कि किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक हिंदी शब्द का उल्लेख किया गया है, तो आपका सवाल का जवाब होगा कि 343 से लेकर के 351 के बीच में हिंदी शब्द का उल्लेख किया गया है। अगर सवाल ये बनते हैं कि हिंदी शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल या सेक्शन से सवाल कभी कभी आ जाता है, यानी किस अनुच्छेद में किया गया है, तब आपका सवाल का जवाब रहेगा 343 में किया गया है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे कि हिंदी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो हिंदी का प्रयोग सर्वप्रथम ईरानियों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था, ईरानियों के द्वारा सबसे पहले हिंदी शब्द का
प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त जो सवाल उत्पन्न होते हैं, बार बार सवाल पूछा भी जाता है। आप एग्जाम पीरियड में जो एग्जाम होते हैं, आप उस एग्जाम के बुकलेट, ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं तो भी आपका 10 दिन, 1 हफ्ता, 5 दिन या 24 घंटे में यूपीएससी आपको पेपर अपलोड कर देती है अपना रोल नंबर, या आपका एग्जाम नहीं है, किसी मित्र का है, किसी रिश्तेदार है, कोई भी मतलब है, आप उससे पेपर लेकर के पेपर को देखिए कि पेपर में फैक्ट क्या है, क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, हमको कितने सवालों का जवाब आ रहा है। हम पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा ये सिर्फ एक ही काम है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। तो सारे एग्जाम जितने होते हैं, आप एग्जाम को आप देखिए, नए एग्जाम दे रहे हैं तो भी देखिए कितने सवाल आपको आ रहे हैं, कितने सवाल नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो पूछिए मित्र, तभी तो आपको पता चलेगा जो बताया जा रहा है वो पेपर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैसे पता चलेगा, जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक पता नहीं कर पाओगे। हम बताएंगे, आप सुनोगे, बात खत्म हो जाएगी। तो हिंदी के पहला समाचार पत्र का नाम पूछा जाता है कि पहला समाचार पत्र का नाम क्या है, तो आपका हिंदी के पहले समाचार पत्र का नाम है उदंत मार्तंड। क्या नाम है? उदंत मार्तंड हिंदी के पहले समाचार पत्र का नाम है। ये कोलकाता में प्रकाशित किया गया। कहाँ पे? कोलकाता में ये प्रकाशित किया गया था। इसके संपादक का नाम पूछा गया था मित्र, संपादक इसके कौन है? इसके संपादक आपको बताए थे जुगल किशोर। कौन है? जुगल किशोर इसके संपादक, जुगल किशोर इसके संपादक है। देखिए मित्र, अभी अभी ये आपका पहला समाचार पत्र सीटेट में भी पूछा गया था। इसके अलावा आपका एक लोअर पीसीएस करके एग्जाम हुआ था 29 या 30 एक तारीख को हुआ था, जिसमें 4 शिफ्ट में एग्जाम हुए। फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट एक दिन, फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट एक दिन, जिसमें आपके हिंदी की जो क्वेश्चन थे वो हिंदी की क्वेश्चन 25 क्वेश्चन थे। तो 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। तो टोटल हिंदी के हमारे पास सवाल हो जाते हैं कितने? 100 सवाल हो जाते हैं। अब अगर आप 100 सवाल हल करते, आप पढ़े हैं या हमसे पढ़ रहे हैं या किसी और से भी पढ़े हैं, अपने आप भी पढ़े हैं, तो आपको पता चलता है कि हमारे पास 100 सवाल में कितने जवाब आपको आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे, पूछिए, समझिए, क्योंकि फैक्ट को हमको समझ के पढ़ना है। ये समझ रहे हैं? इसके अलावा हम बात करते हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता होगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर, क्योंकि 14 सितंबर यानी हम कह सकते हैं कि हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए 14 सितंबर सन 1949 को हम क्या करते हैं, राजभाषा घोषित किया गया था। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। इसके अलावा आप कभी कभी सवाल पूछा जाता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस आपको मनाया जाता है कब? आपको 10 जनवरी को मनाया, यानी विश्व हिंदी दिवस पूछा जाएगा तो विश्व हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा आपके सवाल ये बनते हैं कि हिंदी में जैसे आपको पूछा जाता है, कभी कभी आप देखते होंगे कि जो विश्व में हिंदी को हम तो स्थान तीसरा पैटर्न पर रख देते हैं। अगर पूछा जाए भारत में हम हिंदी को ही क्यों राजभाषा या राष्ट्रभाषा घोषित करते हैं, तो इसका लॉजिक है, क्योंकि हम कहेंगे कि हमारे भारत, या पूछा जाता है कि भारत में हिंदी का प्रयोग कितने लगभग देशवासियों के द्वारा किया जाता है, तो हिंदी का प्रयोग लगभग 60 करोड़ देशवासियों के द्वारा हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाता है। 60 करोड़ देशवासियों के द्वारा हिंदी को बोलते हैं और समझते हैं, इसीलिए तो हम राजभाषा घोषित करते हैं। क्योंकि अभी अभी हम आपको राष्ट्रभाषा और राजभाषा से अवचित कराएंगे, ठीक है, पता चलेगा कि हाँ क्या होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल की जो हम आपको सवाल बता रहे हैं, उस सवाल को कहीं ना कहीं अगर आप नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात, अन्यथा हम क्लास में सारी बातों को बताएंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बाबू। हिंदी का जो फंडामेंटल है लगभग आपको बता देंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग कि जैसे हम अभी अभी बताएं राजभाषा और राष्ट्रभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, जिसको हम कहें कि दोनों में एक छोटा या मूलभूत अंतर हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रभाषा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, राष्ट्रभाषा का जो शाब्दिक अर्थ होता है मित्र, वह होता है राष्ट्रभाषा, बहुसंख्यक लोगों की भाषा। यानी राष्ट्रभाषा हम किसे कहेंगे, बहुसंख्यक लोगों की भाषा को भी हम राष्ट्रभाषा कहेंगे। बहुसंख्यक लोगों का मतलब क्या हो गया, बहुत से अधिक लोगों के द्वारा जिस भाषा को बोलते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, उसी को तो हम राजभाषा घोषित करते हैं। क्योंकि अभी अभी हमने आपको वहां बताया था कि हमारे भारत में लगभग 60 करोड़ देशवासियों के द्वारा हिंदी वो क्या करते हैं, बोलते हैं और समझते हैं, इसलिए हमको राजभाषा घोषित कर सकते हैं। अगर हम कह दें कि हमारे भारत में अगर 60 करोड़ हमारा देशवासी हिंदी बोलता है, अगर जैसे ही हमें 62 करोड़ देशवासियों के द्वारा उर्दू शब्द को बोलने लिखने या अंग्रेजी शब्द को बोलने लिखने पढ़ने में प्रयोग किया जा रहा है, उसी दिन हमारा भारतीय संविधान, हमने अभी भी बोला कि हमारा भारतीय संविधान लचीला संविधान है, जो आवश्यकता होने पर ये बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। उसी दिन हमारे भारतीय संविधान में अगर 62 करोड़ देशवासियों के द्वारा उर्दू शब्द का प्रयोग किया जाए लगेगा, तो उसी दिन हमारे भारतीय संविधान में संशोधन अधिनियम पारित करके हिंदी की जगह पर उर्दू को राजभाषा घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि राजभाषा किसे कहेंगे, तो आपका सवाल या डिफिनेशन होगा कि किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को ही हम क्या कहेंगे, राष्ट्रभाषा कहेंगे। बहुसंख्यक लोगों का मतलब हो गया बहुत से अधिक लोगों के द्वारा, और बहुत से अधिक लोगों के द्वारा जैसे हमने आपको बताया कि हमारे भारत में लगभग 60 करोड़ देशवासियों के द्वारा हिंदी का प्रयोग बोलते हैं और समझते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 60 करोड़ हम 100% में डिवाइडेशन कर देते हैं, ये 60% है, ये हम कहते हैं 40% है। अब यहाँ पे 40% अधिक है कि 60%, तो यानी कि 60 अधिक है ना, तो यहाँ पे 60 करोड़ देशवासी सिर्फ हिंदी को बोलता है, और जिसमें 40 करोड़ अगर बच रहे हैं, जिसमें हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, मराठी, कन्नड़ है, नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली है, ब्रजभाषा, बुंदेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी इत्यादियों का प्रयोग करता है, उसको चेंज कर देता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो हम यहाँ पे इसलिए कहेंगे कि राष्ट्रभाषा की डिफिनेशन होगी किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को ही राष्ट्रभाषा है। ठीक है, इसके अलावा आपका राजभाषा होता है, तो राजभाषा का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए कि राजभाषा का जो है कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है सरकारी कामकाज की भाषा। क्या होती है, सरकारी कामकाज की भाषा होता है इसका शाब्दिक अर्थ, जिसका प्रयोग आप हमेशा देखते हैं सरकारी कामकाज की, या हम कहते हैं आप कभी रेडियो सुनिए या टीवी पे आप समाचार देखते हैं या समाचार पत्र पढ़ते हैं, आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, रेडियो हो गया, समाचार पत्र हो गया, या हम कहते हैं दूरदर्शन आप देखते हैं, दूरदर्शन हो गया, तो इत्यादि में जब आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, तो वहां पे कभी भी आप ये नहीं देखे हैं देशज शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे हम इन सब बातों में हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज की प्रयोग करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, परिनिष्ठित हिंदी के नाम से या परिनिष्ठित भाषा के नाम से हम इसको जानते हैं, जिसका मानक रूप होता है। मानक, मानक को हम खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कभी भी जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, तो एग्जाम्पल पे देखेंगे, तो एग्जाम्पल के आधार पर हम देखेंगे कि सरकारी कामकाज की भाषा में अगर आपको क्या दिया जा रहा है, दिखाई न देने के कारण किसी व्यक्ति की मौत,
तो दिखाई आप रेडियो, समाचार, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाएं, नोटबुक वगैरह में पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। कभी भी आप ये सब शब्द लौकाई शब्द होता है कि आपको लौकाई नहीं दे रहा है, तो दिखाई और लौकाई दोनों काम होते हैं। जैसे हमने कहा आपको लौकाई नहीं दे रहा, आप दिखाई का मीन्स समझ रहे हैं, लेकिन वहां पे आप इसको प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि यह स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं। जैसे हम बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, कीचड़ होता है, कीचड़ शब्द होता है, कीचड़। आप हिल्ला शब्द का नाम सुने, इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है। तो इसलिए हम सिर्फ इतना करेंगे, प्रयोग राजभाषा का शाब्दिक अर्थ समाचार, रेडियो, दूरदर्शन इत्यादि में प्रयोग किया जाता है, जिसको हम प्रयोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं, और इसको परनिष्ठित या मानक हिंदी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है मित्र, इसके अलावा हम आगे बढ़ते रहेंगे। और राजभाषा घोषित किया गया है, आपको वहां पे बता दिए हैं कि राजभाषा घोषित कब किया गया था। तो वही आप जाएंगे बैक साइड में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 343 से 351 के बीच, अनुसूची नंबर 8वीं और भाग नंबर 17, यानी कि 343 से लेकर के 351 के बीच में उल्लेख किया गया है, और इसको 1949 में ही राजभाषा घोषित कर दिया जा चुका था, हमने आपको पहले ही बता दिया। इसके अलावा आप आएंगे, हम कहेंगे भाषा। जैसे भाषा है, तो भाषा की अगर डेफिनेशन बनती है मित्र, पूछा गया है कि भाषा परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, डायग्राम की जिससे आपको समझना बेटर होगा। डायग्राम से आप समझ जाओगे, ज्यादा समझ में आएगी बात। डायग्राम से नहीं समझोगे वो लेंथी बातें हो जाएगी, ज्यादा याद करना पड़ेगा। तो भाषा की जो परिभाषा मित्र बनेगी, वो आपकी बनेगी किसी भी व्यक्ति के द्वारा भाव और विचार, भाव और विचार, भाव और विचार किसी अन्य व्यक्ति के सामने व्यक्त का मतलब आप समझ रहे हैं, रखना या प्रकट करने के साधन को ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब अपने भाव और विचार किसी अन्य यानी किसी दूसरे व्यक्ति के सामने वो व्यक्त कर देता है, रख देता है या प्रकट कर देता है, तो इसी के साधन को जो हम समझते हैं उसी को तो हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के आधार पे अगर ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा। एग्जाम्पल के आधार पे हम देखेंगे कि जैसे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल में कि राम है, राम को यदि इनको कोई समस्या है तो ये समस्या अपने घर पर वह बताएगा, तभी समस्या का सलूशन। प्रॉब्लम है किसी भी व्यक्ति को, अगर तुमको 100 रुपए की आवश्यकता है तो आप घर पे बताएंगे मुझे आवश्यकता है 100 रुपए का, मुझे पेन मार्कर जो वगैरह चाहिए, तो आप बताओगे तो फिर आपके पेरेंट्स समझेंगे, भैया है, माता पिता जो भी है, इनसे भी बताओगे तो वो बातों को समझेंगे। जब वो बात आपकी समझेंगे तब वो आपको रिटर्न देंगे पैसा। तो आपने अपने भाव को और अपने विचार को उनके सामने रखा कि हमें मार्कर चाहिए, हमें पैसे चाहिए, नोटबुक लेना है, बुक लेना है, पेन लेना है, एग्जाम में जाना है कि नहीं। तो आपने उनको अपनी क्या बताया, अपने प्रॉब्लम का मतलब हो गया, अपने वही भाव और विचार को उनके सामने व्यक्त कर रहे हैं, बस वो आपके भाव और विचार को समझ लिए, बस इसी के तो साधन को भाषा कहते हैं। दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको बताया जाएगा भाषा, और हमने आपको बता दिए हैं भाषा की कुल संख्या टोटल कितनी होती है, ठीक है। तो भाषा है और भाषा की कुल संख्या हम आपको बता दिए, तो कितना है, 22 भाषाएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भाषा और बोली में अंतर बताया कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। तो भाषा और बोली में हम देखेंगे छोटा सा, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों में मूलभूत अंतर। क्या होता है, दोनों में मूलभूत, एकदम मूलभूत का मतलब होता है सूक्ष्म, थोड़ा सा, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि भाषा का प्रयोग जो होता है वह व्यक्ति सदैव, भाषा का प्रयोग व्यक्ति सदैव कहाँ पर करता है, सदैव जहाँ पे आप देखते हैं
विस्तृत क्राइटेरिया रहता है। विस्तृत, विस्तृत का मतलब क्या होता है? विकसित, डेवलप पॉइंट पर बच्चा हमारा हमेशा बात करता है भाषा का, जबकि बोली का प्रयोग व्यक्ति हमेशा, बोली का प्रयोग व्यक्ति हमेशा या सदैव कहाँ पर करता है? सीमित क्राइटेरिया। सीमित का मतलब जो क्राइटेरिया सीमित है, जैसे आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल में, अगर 5 आपके परिवार में है, 5 लोग परिवार में है, तो 5 लोग परिवार में है तो आपका वहाँ पे जो रवैया रहता है खाने पीने उठने बैठने बातचीत करने का, वो कंटेंट अलग होता है। या आप देखते हैं कि 5 लोग हमारे परिवार में हैं, हम यहाँ पे हमेशा बात करते हैं, आप कैसे बात करते हो आप खुद एक फील करके देखिए 1 मिनट के लिए। और जब आपके ही घर में वही सदस्य हैं, लेकिन अगर बाहर से कोई अतिथि आ जाते हैं या कोई अननोन पर्सन का व्यक्ति अगर आपके घर आता है, तो फिर आप कैसे रहना स्टार्ट करते हैं? आपके रहने में लैंग्वेज में परिवर्तन हो जाता है, या किसी अदर पॉइंट पर जाके एग्जाम देने के लिए इलाहाबाद, दिल्ली, कानपुर, आगरा जहाँ जाते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं जाते जब हैं तो आपका लैंग्वेज चाहे रेलवे क्रॉसिंग पे हो, किसी से कुछ पूछताछ करनी हो, सेंटर पे जाने के लिए हमको एड्रेस पूछना है, ऑटो लेना है, बाइक से हमें लिफ्ट लेना है, तो आपका लैंग्वेज कैसा होता है? क्या होता है? वो बोली नहीं होता है, वो भाषा में होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो भाषा और बोली में अंतर यही है कि भाषा का प्रयोग व्यक्ति सदैव कहाँ पर करता है? विस्तृत क्राइटेरिया में करता है, जबकि बोली का प्रयोग व्यक्ति हमेशा कहाँ पर करता है? सीमित जो क्राइटेरिया रहती है, तो वहां पे करता है। अब भाषा बोली में अंतर आपका होता है। इसके अलावा भाषा की कुल संख्या होती है, और हम बोली की संख्या बता दें आपको, तो बोली की कुल संख्या जो मित्र है, तो बोली की संख्या कुल हमारे पास है 18, यानी कुल 18 बोलियां होती हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे जैसे एक बोली होता है, और बोली की संख्या हम आपको बता दें कितनी होती है? 18। एक इसी में उपभाषा, उपभाषा को हम उपबोली के नाम से भी समझ सकते हैं या जानते हैं। उपबोली, इनकी भी संख्या कितनी होती है? 5। 18 बोली में से ही 5 उपभाषा या उपबोली बाहर निकल कर आई। कैसे निकली है? जैसे हम कह सकते हैं पूर्वी हिंदी होता है, पश्चिमी हिंदी होती है, पश्चिमी हिंदी होती है, बिहारी हिंदी होती है, राजस्थानी हिंदी होती है, क्या होती है? राजस्थानी हिंदी होती है, पहाड़ी हिंदी होती है। जैसे 1 पॉइंट 2 3 4 5, 5 कंटेंट है मेरे पास, तो हम 1 2 3 4 5, यानी एक 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 निकाल कर टोटल कितना हो जाएगा आपका? 5। और यही 5 जो है कि आपकी उपभाषा या उपबोली की श्रेणी दिया गया है, इन्हीं को हम कहते हैं उपभाषा या उपबोली है। और ये 18 बोलियां यहाँ से निकलती है, जिसको हम बताते हैं, जैसे पहाड़ी साइड में बोला जाएगा नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली, राजस्थान में मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी। अब तो पहाड़ी और राजस्थान से एक एक निकाल दिया जाए तो ठीक उसी प्रकार से बिहार, पश्चिमी और पूर्वी का निकाल करके एक एक को जोड़ करके टोटल हम 5 को कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि यही हमारी जो है कि उपभाषा या उपबोली होती है। ठीक है, इसके अलावा आगे बात करते रहेंगे हम। ठीक है, अभी हम आपको जितने सवाल या जितने फैक्ट बताए हैं, इस फैक्ट को हम कल आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा सवाल।